गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, लास्ट क्लास में हमने किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस किया था कि कोई भी जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज QVB sin थीटा। क्लियर? और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। क्लियर? अगर हम इस फोर्स के वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हमने क्या लिखा था? QV क्रॉस B। तो देखिएगा यहाँ पर जो साइन थीटा है वो एक्चुअल में क्या होता है? V और B के बीच का एंगल होता है। क्लियर? अब देखिएगा, जो आज का टॉपिक है इसी से रिलेटेड है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। अब देखिए, इस फोर्स की वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करता है। तो आज हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि वो मोशन करता है, उस केस में उसका पाथ है वो किस तरह का होगा? स्ट्रेट लाइन होगी या सर्कुलर होगा या फिर वो हेलिकल पाथ होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि वो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसका रेडियस जो पाथ है उसकी रेडियस कितनी होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर? तो देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन किस तरह से होता है। तो जो देखिएगा, जब एंटर करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है? मोशन क्रिएट होता है। अब मानते देखिएगा, अब हम इसके अंदर तीन केस कंसीडर करते हैं। फर्स्ट में when theta equal to 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। इसका मीन्स क्या हो गया कि देखिए, मान लेते कि ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, एक्स डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, एक्स में ले, वाई में ले, जेड में ले। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंसीडर किया है इस तरह से बी से। अब देखिएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री से एंटर करता है तो उस केस में उसका मोशन किस तरह से होगा। ठीक है? तो देखिए, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देता हूं। सिंस फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड or any charge is F equal to QVB sin थीटा। यानी किसी भी चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है वो कितना होता है? F equal to QVB sin थीटा। अब देखिएगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखना, तो चार्ज पार्टिकल मोशन करना चाहिए। अगर रेस्ट में होता है तो आपको पता है वैसे ही फोर्स नहीं लगता। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इस तरह से मोशन कर रहा है कि इसकी वेलोसिटी v है। कितनी है? v वेलोसिटी है और ये v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर? यानी कोई भी
चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल एंटर करता है तो उसका मोशन किस तरह से होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल इस तरह से मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल, उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो उस केस में उसका मोशन किस तरह से होगा, ठीक है ना। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, दैट मीन्स बी पैरेलल टू V। थीटा जब 0 डिग्री होगा तो उसका मींस क्या होगा, B किसके पैरेलल होगा, V के। हेंस फोर्स F इक्वल टू QVB sin 0 डिग्री, दैट मींस F इक्वल टू 0, क्योंकि sin 0 कितना होता है, 0 होता है, तो उस केस में फोर्स कितना होगा, 0। इसका मींस क्या हुआ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है, यानी उसके साथ 0 डिग्री के कोण पर एंटर करता है, स्पीड दिया है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और कोई चार्ज पार्टिकल है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ उसके अंदर एंटर करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल लगातार आगे की ओर स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करता है, मोशन करता है। कोई फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उससे क्या होगा, वो लगातार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, यानी उसका जो पाथ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है ना। सो पाथ विल बी पैरेलल विद मैग्नेटिक फील्ड, यानी उसका पाथ है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, अगर वो 180 डिग्री पर एंटर कर रहा है, यानी एंटी पैरेलल चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, यानी व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, देन sin 180 कितना होता है, अगेन 0, दैट मींस F इक्वल टू QVB sin 180 डिग्री, यानी F इक्वल टू 0। इस केस में भी फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी जो चार्ज पार्टिकल है वो लगातार अपने पाथ पर कंटिन्यूअस मूव करेगा। क्लियर। तो यहां से देखिएगा जो क्लियर होता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में अगर 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर एंटर करता है तो उसके पाथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर वो 0 डिग्री पर है, मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल मूव करेगा। अगर वो 180 पर मूव एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंटी पैरेलल मूव करेगा। क्लियर। ये तो आप फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। हमने जब कल 3 केस बात की थी, जब 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के केस में। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये आपने नोट कर लिया। अगर हम सेकंड की बात करें, when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ये थीटा 90 डिग्री किसके बीच में होता है, बिटवीन V एंड B। क्लियर। अब देखिएगा, मान लो कि आपके पास ये कोई प्लेन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को मान लेते हैं इस प्लेन के इनवर्ट डायरेक्शन में। हमने मान लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्रॉस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ट डायरेक्शन को। क्लियर। देखिएगा, मैंने जो पीडीएफ सेंड की है आपके ग्रुप के अंदर, उसमें थोड़ी लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को उसको बाहर की तरफ दिखा रहा होगा, दोनों ही सही है, इस तरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो मान लिया कि हमने ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के इनवर्ट डायरेक्शन में, कैसे कर रहा है, इनवर्ट है, यानी हम मान लेते हैं इसको जेड एक्सिस के अराउंड है। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, इस तरह से अंदर की ओर। अब मान लेते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v कितनी है, इसकी वेलोसिटी v है मीटर पर सेकंड। तो जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स कितना होगा, QVB के बराबर। क्लियर। अब
देखिएगा जैसे ही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। हम जो डेरिवेशन पढ़ रहे हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। जब हम बात करेंगे बाद में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल जब डिस्कस करेंगे उस टाइम हम बताएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको कैसे ध्यान रखना है। देखिएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, ठीक है, या फिर हम पाम रूल। अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो देखिएगा अगर थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अगर मिडिल फिंगर है, सॉरी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो सेंटर फिंगर है यानी मिडिल फिंगर है, अगर वो मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो देखिएगा सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस डायरेक्शन को लगाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो गया, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन किधर होगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो देखिएगा जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन को, यानी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जैसे ही एंटर करेगा एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यानी ये चार्ज पार्टिकल जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, हम सेंटर में लेते हैं तो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जहां से भी वो करेगा एक अपवर्ड फोर्स इस तरह से लगेगा हर पॉइंट पे, क्योंकि फोर्स तो कैसा होगा, पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। यानी इस तरह से वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर लूप में क्या हो जाता है, रोटेट करने लग जाता है। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री पर एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है, ठीक है। तो यहां लिखा हूं, तो देखिएगा व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल एंटर in magnetic field then in magnetic field at perpendicular then it experience magnetic force due to its path become circular। यानी जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है 90 डिग्री पर, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के कैसे इनवर्ट डायरेक्शन में, और चार्ज पार्टिकल इस तरह से एंटर कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो फोर्स है वो कहां पे लगेगा, इसके भी परपेंडिकुलर, यानी जो Q V P इन तीनों हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, तो जो फोर्स है वो किधर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए चार्ज पार्टिकल आगे की ओर भी बढ़ने की कोशिश करेगा और ऊपर की ओर भी, तो वो इस तरह से क्या हो जाता है, इस प्लेन के अंदर घूमने लग जाता है, उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर पाथ हो जाता है। यानी जो पाथ है इस पॉइंट की बात करें, इधर V खींच रहा है उसको, इधर कौन सा फोर्स लगा रहा है उसके परपेंडिकुलर F। अगर इस पॉइंट की बात करें F, इधर V हो गया उसका, इधर क्या हो गया F। हर पॉइंट पे देखिए V और F, यानी V की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी, V और F। यानी जो नेट फोर्स है अगर हम उसकी बात करें तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा है और सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है और वो लगातार एक ही पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मीन्स क्या हो गया, उसके ऊपर एक ही जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी अप्लाई है। जैसे कि आपने
सैटेलाइट का मोशन पढ़ा होगा 11th क्लास में, याद होगा कि जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो नीचे गिरेगा, लेकिन जब वो रिवॉल्व करता है अपनी ऑर्बिट के अंदर तो उसका रोटेशन है, उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है और वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल करता है। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जब आपस में बराबर हो जाते हैं उस केस में वो लगातार एक पाथ पर क्या करता है, मूव करता है। क्लियर? तो उसी तरह से देखिएगा ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो इसके ऊपर एक तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा QVB, ठीक है ना, sin 90 हो गया, और उसके साथ साथ इसके ऊपर जो रोटेट कर रहे हैं फ्लेमिंग के रूल से वो क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों केस में ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है ना, सो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की। क्लियर? तो देखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास v है और वो उसका मास m है और वो किसी सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होगा, यहां पर लिखता हूं मैं Fc इक्वल टू Fm, यानी Fc कितना हो जाएगा, mv² यही होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इक्वल टू, और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या हो गया, QVB sin 90। ठीक है ना, sin 90 कितना होता है, 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा बच्चों अगर हम R की बात करें या फिर रेडियस ऑफ पाथ, अब यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जिस पाथ में वो मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी रेडियस कितनी होगी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम रेडियस के बारे में बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिएगा v से v कैंसिल हो गया तो रेडियस कितनी होगी, r इक्वल टू mv अपॉन q। क्लियर? अब देखिएगा इस एक्सप्रेशन से आपको क्या पता लग रहा है, ठीक है ना, कि जो r है वो q के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जो r है वो v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप जितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराओगे, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जितनी स्पीड से एंटर करेगा उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो r है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v के, यानी उसकी जो रेडियस है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज। यानी यहाँ से जो r है वो किसके प्रोपोर्शनल है, v से। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू टाइप। सेकंड देखिएगा कि एक r है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, यानी अगर कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी रेडियस उतनी ही क्या होगी, कम होगी। क्लियर? तो देखिएगा अगर चार्ज पार्टिकल स्पीड में एंटर कर रहा है, ठीक है ना, तो उसकी रेडियस किस पर डिपेंड करती है, एक तो वेलोसिटी पे। देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपसे बोल दिया गया कि एक अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं सेम स्पीड से, तो किसके लिए उस रेडियस की जो रेडियस है किस वाले चार्ज पार्टिकल के लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है 2h4, यानी जो चार्ज है वो डबल होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो किसके लिए रेडियस ज्यादा हो जाएगी, अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, सॉरी किसके लिए रेडियस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका Q ज्यादा होगा उसके लिए रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी तो हमने दोनों की सेम रखी है, तो यहां से क्या हो गया, रेडियस ऑफ पाथ ये आपसे पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो r है उसको mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम q इंटू b, ये भी क्या होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल का रेडियस। इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं p q v। ठीक है ना,
आपको पता है कि जो p है वो क्या कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। क्लियर। अगर इसके अलावा अगर हम और बात करें, और 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि जो मोमेंटम होता है और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, 2m के e। तो यहां से हम कह सकते हैं कि r इक्वल टू रूट में 2m अपॉन क्यूब। तो बच्चों ये तीन फॉर्मूले हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें कौन कौन सी क्वांटिटी दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम पाथ की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिएगा सेकंड, अगर हम बात करें कि इस सर्कुलर लूप में जब वो चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना होगा, रिवॉल्विंग टाइम या टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यानी जो चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो उसकी जो डिस्टेंस है यानी पाथ लेंथ है वो किसके बराबर होगी, उसकी सर्कमफेरेंस के। तो मानते हैं कि जो t है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v। v क्या है, उसकी वेलोसिटी, या फिर यहां से हम कर देते हैं t इक्वल टू 2 पाई अपॉन v। r की वैल्यू यहां से लिखते हैं mv अपॉन qb। क्लियर। v से v कैंसिल हो गया तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई m अपॉन qb। देखिएगा इस वाले एक्सप्रेशन में देखिएगा कि जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे कि टाइम पीरियड और जो 2 पाई m qb है इसके बीच में कहीं पर भी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, यानी टाइम पीरियड वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जितनी स्पीड से एंटर करेगा, देखिएगा वापस यहाँ पे आते हैं, जितनी स्पीड से एंटर करेगा तो आपको पता है उसकी जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है या 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, उसका टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ेगी उसी रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस बढ़ जाएगी, यानी उसकी पाथ की लेंथ बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, टाइम पीरियड लगातार कांस्टेंट रहता है। क्लियर। टाइम पीरियड के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होती है, 1 अपॉन t। यहां से तब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, qb अपॉन 2 पाई m। ये उस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी यानी पर सेकंड वो कितने रिवॉल्व करेगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन t से। अब देखिएगा अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा। अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू। ठीक है। तो यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 पाई और न्यू की वैल्यू कितनी है, QB अपॉन 2 पाई m। कैंसिल हो गया इससे, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, QB अपॉन m। दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। तो बच्चों देखिएगा जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो आपसे उसकी रेडियस के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है, टाइम के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशन पूछ सकता है। इसके अलावा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी के साथ डिपेंड करती है या इंडिपेंड होती है, रेडियस है वो वेलोसिटी के साथ कैसे डिपेंड होती है या चार्ज के साथ कैसे डिपेंड होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं यहाँ से। तो इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों अगर हम तीसरा केस पढ़ते हैं कि व्हेन
थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। यानी हमने 0 डिग्री के लिए भी पढ़ चुके हैं, पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में 90 डिग्री के लिए भी पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर केस में, और उसके लिए हमने रेडियस का, टाइम पीरियड का, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिएगा कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच किसी एंगल पर एंटर करता है, ठीक है ना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब जब कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके साथ किसी थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, मान लो जो चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल से एंटर कर रहा है, थीटा हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से उसका पाथ है वो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा जैसे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा थीटा एंगल पर, देखो 90 पर होता तो सर्कुलर रोटेट कर जाता, 0 डिग्री पर होता तो क्या कोई भी पाथ डिफरेंट, पाथ के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। लेकिन थीटा पर जब एंटर करता है तो आपको पता है कि ये जो वेलोसिटी है इसका जो ये कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, v sin थीटा हो जाएगा। क्लियर। यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा हम सीधा तो थीटा एंगल पर, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी वो कितना हो जाएगा, v cos थीटा, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, v sin थीटा। अब देखिएगा यानी ये चार्ज पार्टिकल है, v cos थीटा से तो हॉरिजॉन्टली आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेगा, यानी v cos थीटा उसको स्ट्रेट लाइन में, v cos थीटा v के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 0 डिग्री का, तो ये उसको स्ट्रेट लाइन में ले जाने की कोशिश करेगा। v sin थीटा ये वेलोसिटी का कंपोनेंट v के साथ परपेंडिकुलर पर है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, ये इसको सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो इससे यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर करता है उस केस में कैसे मोशन करने लग जाता है, वो इस तरह से हेलिकल मोशन करने लग जाता है, यानी सर्कुलर मोशन भी करता है और आगे की ओर भी बढ़ता है, ठीक है। यानी इस तरह से लगातार वो मोशन करता है। क्लियर। इस तरह का मोशन क्यों हो रहा है, देखिए ना तो वो स्ट्रेट में ही मूव कर रहा है और ना ही वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, दोनों तरह का मोशन कर रहा है। यानी जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो उसको स्ट्रेट लाइन में मोशन कराने की कोशिश करेगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको सर्कुलर डायरेक्शन में मोशन कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये किस तरह से मोशन करने लगता है, हेलिकल मोशन करने लग जाता है, ठीक है। इस मोशन को कैसा बोलते हैं, हेलिकल, यानी हेलिक्स टाइप की मोशन करने लग जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान देता हूं कि व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल enter in magnetic field at 0 theta equal to 90 degree, then its path become हेलिकल, ठीक है। इसका पाथ कैसा हो जाएगा, हेलिक्स की फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिएगा यहां से, अब इस हेलिकल जो पाथ है अगर उसके बारे में हम बात करें तो इस हेलिकल पाथ की जो रेडियस है वो कितनी होगी, रेडियस देखिएगा ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके
साथ ये लीनियर मोशन भी कर रहा है, तो जो रोटेशन है वो किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, v sin थीटा से, यानी जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ही हमेशा क्या जनरेट करता है, सर्कुलर मोशन जनरेट करता है। तो रेडियस है वो कितनी रहेगी, r इक्वल टू कितनी, mv अपॉन qb। बच्चों जो v है वो कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वेलोसिटी वाली, यानी इसी को हम कह सकते हैं कि mv sin थीटा, परपेंडिकुलर कौन सी है, sin थीटा वाली अपॉन qb। तो ये क्या होगी, उसकी रेडियस होगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, रेडियस जनरेट उसको सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, जिससे क्या होता है उसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन qb, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। ये क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। यानी यहां से हम सकते हैं 2 पाई r अपॉन v sin थीटा इनटू mv sin थीटा अपॉन qb। यहां से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 पाई m अपॉन qb। ये क्या हो गया, उसका टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज पिच लेंथ। पिच लेंथ क्या होती है कि एक हेलिक्स, यहां से मान लीजिए इस हेलिक्स का सेंटर है और ये इस हेलिक्स का सेंटर है, तो इन दोनों हेलिक्स के बीच की जो सेंटर की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच लेंथ। यानी एक हेलिक्स यहाँ पे बना, उसके बाद दूसरा जो हेलिक्स बन रहा है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, उसके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस पिच लेंथ के लिए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, पिच लेंथ के लिए कौन सी वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल होगी, v cos थीटा। यानी अगर हम इसको y एक्सिस के अलग माने या x इक्वल टू क्या देगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। v पिच लेंथ एक्चुअली में क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी, पैरेलल वाली, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो वेलोसिटी है उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, पिच लेंथ आ जाएगी। यानी यहां से लिख सकते हैं v कितना हो जाएगा, v cos थीटा इनटू t की वैल्यू जो यहां से लिख सकते हैं 2 पाई r अपॉन v sin थीटा। क्लियर, v से v कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन tan थीटा, क्योंकि cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके 2 पाई r cot थीटा ले सकते हैं और cot कितना होता है 1 अपॉन tan, ठीक है ना, दोनों ही सही है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बच्चों का जब 0 डिग्री पर एंटर करता है अब उसका पाथ अगर 90 डिग्री पर एंटर करता है उस केस में पाथ, और जब 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल पर एंटर करता है तब उसका पाथ किस तरह से होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।